हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल के ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्ण यादव एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए एवं कंप्यूटर संबंधित अन्य एग्जाम के लिए कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम आज के इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, मेल मर्ज घटक है। ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है वर्ड पैड, ऑप्शन सी MS एक्सेल, ऑप्शन डी MS एक्सेस। तो फ्रेंड्स, मेल मर्ज घटक है MS वर्ड का, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेल मर्ज घटक है MS वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डाटाबेस बनाने में, डाटा का विश्लेषण करने में, ऑप्शन सी विभिन्न प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने में, ऑप्शन डी स्लाइड तैयार करने में। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। MS वर्ड का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। फ्रेंड्स, जो कॉपीराइट का चिन्ह होता है उसके लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल, तीसरा विकल्प है आल्ट के साथ सी, और डी विकल्प है आल्ट कंट्रोल सी। तो फ्रेंड्स, जो कॉपीराइट बनाने का प्रतीक है वो आल्ट कंट्रोल और सी तीनों बटन को एक साथ दबाने से बनता है MS वर्ड में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ फंक्शन 8 दबाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए है यह विस्तारित चयन सक्रिय करता है, ऑप्शन बी यह आयताकार खंड को सक्रिय करता है, ऑप्शन सी है यह कर्सर वाले पैराग्राफ का चयन करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ फंक्शन 8 को दबाते हैं तो यह उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा जिसमें कर्सर होगा। तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा, यह कर्सर वाले पैराग्राफ का चयन करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कंट्रोल प्लस यू का अर्थ है। ऑप्शन ए अनडू, ऑप्शन बी रीडू, ऑप्शन सी दस्तावेज के नाम को रेखांकित करता है, ऑप्शन डी है सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। तो फ्रेंड्स, जो कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। ये पावर पॉइंट से प्रश्न है फ्रेंड्स। पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन में कौन सा भाग नहीं आता है। ऑप्शन ए दिया गया है डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन बी दिया गया है कलर स्कीम, ऑप्शन सी है एनिमेशन स्कीम, और ऑप्शन डी है स्लाइड लेआउट। तो फ्रेंड्स, स्लाइड डिजाइन में एनिमेशन स्कीम नहीं आता है, बाकी डिजाइन, कलर और स्लाइड लेआउट ये सब स्लाइड डिजाइन के ही भाग हैं। एनिमेशन स्कीम उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करंट प्रस्तुति में एक नई स्लाइड डाल सकती है। ये भी प्रश्न पावर पॉइंट से है फ्रेंड्स। पावर पॉइंट से ट्रिपल सी के एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करें और एक नई स्लाइड चुनें। ऑप्शन बी है इंसर्ट मेनू से नई स्लाइड चुनें, ऑप्शन सी टूल बार में से नई स्लाइड पर क्लिक करें, और उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में करंट प्रस्तुति में एक नई स्लाइड डालने के लिए उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। इसमें हम स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू से भी कर सकते हैं, और टूल बार में न्यू स्लाइड पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, बैंक खाते से आधार को जोड़ना, आधार को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना,
आधार को गैस कनेक्शन से जोड़ना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, आधार को बैंक खाते से जोड़ना। बैंक खाते से आधार को जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा चिन्ह यानी जो रुपए का सिंबल है वो किन दो भाषाओं के मेल से बना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं देवनागरी और अरबी, अरबी और फारसी। सी ऑप्शन है देवनागरी और रोमन, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा देवनागरी और रोमन। जो रुपए का सिंबल है वो देवनागरी और रोमन दो भाषाओं के मिलने से बना है, जिसमें इस तरह का सिंबल होता है रुपए का। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को इस तरह क्यों नामित किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है क्योंकि यह रीड और राइट मेमोरी है। ऑप्शन बी है क्योंकि यह वोलाटाइल मेमोरी है। ऑप्शन सी है क्योंकि यह चिप में किसी भी स्थान को सीधे डेटा और निर्देशों के संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो रैम है वो इस तरह से नाम उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए रखा गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, क्योंकि यह उस मेमोरी में किसी भी स्थान से डेटा को सीधे एक्सेस कर सकता है। यानी हम अगर मेमोरी में कुछ सेव करते हैं या सेव डाटा को रीड करना चाहते हैं तो उसमें हम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है URL का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिजोल्यूशन लोकेटर, ऑप्शन सी यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है एक शब्द को हाईलाइट यानी सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। कर्सर को शब्द के बगल में रखने के बाद बटन को दबाते हुए माउस को खींचेंगे। ऑप्शन बी है एक बार माउस क्लिक करेंगे, रोल करें और फिर माउस को क्लिक करें। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर एक शब्द को सेलेक्ट करना है तो माउस कर्सर को शब्द के बगल में रखने के बाद में बटन को दबाते हुए माउस को खींचना होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग भौतिक रूप से छुआ जा सकता है यानी फिजिकली टच किया जा सकता है। डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही उत्तर है हार्डवेयर। हम हार्डवेयर को भौतिक रूप में छू सकते हैं, बाकी डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ये सब वर्चुअल होते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः प्रयोज्य यानी फिर से प्रयोग किए जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम क्या कहा जाता है। CD, DVD, रोम या फिर RW। तो फ्रेंड्स जो पुनः प्रयोज्य यानी फिर से लिखी जा सकने वाली मेमोरी होती है उसको RW कहा जाता है, यानी री राइटेबल। RW का मतलब होता है री राइटेबल। तो पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल स्टोरेज को कहते हैं RW। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संसाधित करता है और जानकारी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस, डी स्टाइलस। तो फ्रेंड्स डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो संसाधित करता है वो है कंप्यूटर। यहाँ पे कंफ्यूजन प्रोसेसर पे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संसाधित करता है और जानकारी में परिवर्तित करता है वो है कंप्यूटर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है किसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है, यानी किसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है।
ए ऑप्शन है डेटा, बी नंबर, सी वर्णमाला, डी फोटो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही ऑप्शन, सही जो आंसर हो जाएगा वो ए यानी डेटा। किसी भी प्रकार का डेटा हो, वो चाहे नंबर हो, चाहे अल्फाबेट हो या फोटो हो, सभी को संसाधित किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फाइल का नाम, बी सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम खो नहीं गया है, सी फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। फ्रेंड्स, फाइल एक्सटेंशन से संबंधित हमारा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, जिसको आप देखें तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इसके घटकों का कैसे उपयोग करना है, यह कौन बताता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी या नेटवर्क, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर के घटकों को कैसे उपयोग करना है, कैसे उपयोग नहीं करना है, इसकी जो इंफॉर्मेशन देता है या कंट्रोल करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आउटपुट डिवाइस जो आपको यह देखने की अनुमति देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। ऑप्शन ए एक डिस्क ड्राइव, बी मॉनिटर स्क्रीन, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में क्या चल रहा है यह देखने की अनुमति हमें देता है मॉनिटर स्क्रीन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय, यानी इसमें से एक ऑप्शन गलत है। पहला है हैकर, बी स्पैम, सी वायरस, डी पहचान की चोरी। इसमें से कौन सा गोपनीयता जोखिम का उदाहरण नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें होगा स्पैम। ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। हैकर जोखिम का उदाहरण है, वायरस भी सुरक्षा और गोपनीयता का जोखिम का उदाहरण है, पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी सुरक्षा और गोपनीयता के जोखिम का उदाहरण है। लेकिन जो स्पैम होता है, स्पैम कहा जाता है अधिक मात्रा में अवांछित ईमेल भेजना या एसएमएस भेजना, उसको स्पैम कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स क्या चल रहा है का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है डेटा माइनिंग, बी डेटा का चयन, सी पॉस, डी डेटा का परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े उद्योगपति या विक्रेता होते हैं वो ट्रेंड्स का अध्ययन करने के लिए डेटा की माइनिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। डेटा माइनिंग में डेटा का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, ये कहलाता है डेटा माइनिंग। तो प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए जो बड़े विक्रेता विधि उपयोग करते हैं वो है डेटा माइनिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगर आपकी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन एक अन्य कंप्यूटर पर चलाई जानी है तो आप साथ ला सकते हैं। ए ऑप्शन है आपके फॉन्ट, बी है स्थापित करने के लिए यानी इंस्टॉल करने के लिए पावर पॉइंट की एक कॉपी, सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यूअर की एक कॉपी, डी उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कोई प्रस्तुति बनाई है और उसे अगले कंप्यूटर में चलाना है तो सुविधा के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट व्यूअर की एक कॉपी ला सकते हैं। अगर फॉन्ट लाते हैं आप या पावर पॉइंट की एक कॉपी लाकर इंस्टॉल करते हैं तो ये सब थोड़ा लंबे प्रोसेस हैं। सबसे आसान और अच्छा तरीका रहेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यूअर की कॉपी ले आएं, जिससे प्रस्तुति आसानी से चलाई जा सके। अगला हमारा प्रश्न है, यदि आप डेटा इंपोर्ट करते हैं और मूल डेटा बदलते समय स्लाइड को अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ये पावर पॉइंट से प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है डेटा एम्बेड करेंगे, बी ऑप्शन है डेटा लिंक करेंगे, सी ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा डालेंगे, या लिंक ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा
डेटा एम्बेड करेंगे। फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? एक क्लाइंट प्रोग्राम की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन ए है IPS, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी वेब सर्विस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो एक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है वेब ब्राउजर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी कॉम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो जो प्रिंटर हमें आउटपुट प्रदान करता है वो होता है हार्ड कॉपी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रिंटर द्वारा दिए जाने वाला आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अनुपात को बिना बदले हुए MS एक्सेल में चार्ट के आकार को बदलने के लिए किस बटन के साथ चार्ट के हैंडल को खींचना होगा? यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लंबाई चौड़ाई का अनुपात नहीं बदलना चाहते हैं तो चार्ट को बड़ा करने के लिए खींचते समय कौन सा बटन दबा करके रखेंगे? शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा शिफ्ट, यानी अगर हम शिफ्ट बटन को दबाए हुए हैंडल को खींचेंगे तो बिना लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में परिवर्तन किए हुए चार्ट के आकार को बदला जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप ऑप्शन ए है, बी है हॉरिजॉन्टल, सी है पोर्ट्रेट, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में हमारा ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होता है, यानी इस तरह से खड़ा। बाकी सेटिंग में जाकर के आप इसे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किसी भी रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है न्यू बटन पे क्लिक करें, ऑप्शन बी फाइल मेनू में न्यू कमांड का प्रयोग करें, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पावर पॉइंट से प्रश्न है। नई प्रस्तुति बनाने के लिए हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर फाइल मेनू में जो न्यू कमांड है उस पर क्लिक करके भी नई प्रस्तुति बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेनू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है किस मेनू में? फ्रेंड्स कौन से मेनू में चेंज केस कमांड होता है? इंसर्ट, स्लाइड शो, फॉर्मेट, या एडिट? तो इसमें ऑप्शन होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत चेंज केस कमांड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को होल्ड करता है तथा प्रेजेंटेशन आउटलाइन में प्रदर्शित होता है, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा है प्लेस होल्डर, तीसरा बुलेट पॉइंट, चौथा टाइटल बॉक्स। तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट में जो क्षेत्र टेक्स्ट को होल्ड करता है वो कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। अगला प्रश्न है, बैंक गोल्ड लोन देता है। ऑप्शन ए आभूषण का व्यापार करने के लिए, सोने के आभूषण खरीदने के लिए, सी सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, डी उपरोक्त सभी। जो बैंक का गोल्ड लोन होता है वो सोने के आभूषण गिरवी रखने पर जो लोन मिलता है उसको गोल्ड लोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जितने भी ये लोन है आभूषण खरीदने के लिए, आभूषण व्यापार करने के लिए, वो दूसरे प्रकार के लोन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
DFS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे डिजिटल फुल सर्विस, डिजिटल फाइल सर्विस, डिजिटल फाइनल सर्विस, या ऑप्शन डी है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। तो जो DFS है उसका फुल फॉर्म है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन है तत्कालिक संदेश, ईमेल, यूजनेट या ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी के साथ तत्काल बातचीत करना चाहते हैं, यानी तुरंत हमारा बात उस तक पहुंचे और उसका रिप्लाई भी हमको तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए हम इंस्टेंट मैसेजिंग यानी तत्कालिक संदेश का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ईमेल जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है उसी समय रिप्लाई उसका मिल जाए, यूजनेट भी नहीं और ब्लॉक भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रयोग करता है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग, ये ऑप्शन सही है। इंटरनेट जो है सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उनको नेट पे भेजता है, ये पैकेट स्विचिंग है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, डेटा पदानुक्रम यानी हायरार्की का आरोही क्रम क्या है? यानी छोटे से बड़े की तरफ। बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। बी ऑप्शन है बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। ऑप्शन सी है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, उसके बाद बनेगा डेटाबेस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का इनमें से कौन सा हिस्सा है? फ्रेंड्स, हमारा एक अलग से वीडियो है जो पूरा सीपीयू पे आधारित है, उसको आप जरूर देखें, जिससे आप सीपीयू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो सीपीयू के प्रमुख पार्ट होते हैं 3, उनमें आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में सीपीयू माना जाता है। एक होता है मेमोरी, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, और तीसरा होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता। बी ऑप्शन जानना कि कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं। सी ऑप्शन है कंप्यूटर से संबंधित तथ्यों को जानना। डी है कंप्यूटर को असेंबल करना। फ्रेंड्स, ये सभी कंप्यूटर के ज्ञान की बात है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता की बात की जा रही है। साक्षरता का अर्थ बस इतना ही है कि जानना कि कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, यानी कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो अक्सर प्रयोग किया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी स्प्रेड शीट, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, ये सभी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन अगर हम ये चीज़ पूछें कि अक्सर कौन सा इसमें से उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इन 4 ऑप्शन में अगर हम चुनेंगे तो होगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि MS वर्ड या वर्डपैड, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होता है। एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होता है ऑप्शन ए केवल सर्कुलर ट्रैक, बी केवल सेक्टर, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक फ्लॉपी डिस्क में सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर, उपरोक्त दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आप आमतौर से वेबसाइट पर जो पहला पेज देखते हैं वो है, फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज, बी मास्टर पेज, सी पहला पेज, डी बैन पेज। तो फ्रेंड्स, जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, पहला पेज जो हमें दिखता है, उसको होम पेज कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? फ्रेंड्स, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें हम अगर उसको आप देखेंगे तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में आप पूरा समझ पाएंगे। ऑप्शन है MS DOS, ऑप्शन बी है MS विंडो, ऑप्शन सी यूनिक्स या फिर ए सभी। तो फ्रेंड्स, जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें आता है MS विंडो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है, यानी बेस क्या होता है बाइनरी सिस्टम का? ऑप्शन है 2, 4, 10 या 8। तो जो हमारा बाइनरी संख्या प्रणाली है उसका आधार होता है 2। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लॉटर है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या फिर नेटवर्क डिवाइस है या इनमें से कोई नहीं? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। प्लॉटर एक प्रकार का बड़ा प्रिंटर होता है जिससे ब्लूप्रिंट या बड़े भवनों के इंजीनियरिंग से संबंधित नक्शे वगैरह प्रिंट किए जाते हैं। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पंक्ति और कॉलम का क्रॉस क्या कहलाता है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेल, ऑप्शन बी है स्क्वायर, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में पंक्ति और कॉलम का क्रॉस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्क्वायर, बी सेल, सी क्यूबिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सेल में पंक्ति और कॉलम का जो क्रॉस होता है उसको सेल कहा जाता है। इस तरह से एक्सेल में कॉलम होते हैं और ऐसे पंक्तियां होती हैं। तो जो पंक्ति और कॉलम का क्रॉस होता है, यानी जो ये एरिया है, इसको कहा जाता है सेल। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की त्रुटि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बग, बी डिबग, सी कर्सर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर की त्रुटि को कहा जाता है बग, और डिबग जो शब्द है वो त्रुटि को दूर करना होता है, इसलिए कंप्यूटर की त्रुटि को कहा जाता है, ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड दिखाई देता है टेबल मेनू में या फॉर्मेट में या टूल्स या इनमें से कोई नहीं। स्प्लिट सेल कमांड जो होता है वो कौन से मेनू में होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, यानी टेबल। टेबल में ही स्प्लिट सेल कमांड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का पूरा नाम क्या है? पहला विकल्प है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, सी ओरल मार्क रीडर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो OMR का पूरा नाम है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज या अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा मॉडिफायर कीज। फ्रेंड्स, जो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जैसे बटन होते हैं ये दूसरे बटन के कॉम्बिनेशन के साथ उसका फंक्शन चेंज कर देते हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? ये एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 5 मई 2010, 11 जुलाई 2010, 13 जुलाई 2010 या 15 जुलाई 2010। विकल्प डी यहाँ पे सही है। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी मदरबोर्ड, डी कीबोर्ड। कौन सा इसमें से डिवाइस जो है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? फ्रेंड्स, पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में लगाए और निकाले जा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर के चलने पे कोई फर्क ना पड़े। यानी प्रिंटर जो है वो हम निकाल सकते हैं, मॉनिटर भी आप निकाल सकते हैं, सीपीयू चलता रहेगा, कीबोर्ड भी आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन मदरबोर्ड को आप बार बार निकाल और लगा नहीं सकते, जिससे कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा या बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा मदरबोर्ड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 50 प्रश्नों का एक क्वेश्चन पेपर था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। आप इनको कई बार देख लें और अभ्यास कर लें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 50 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि CCC एग्जाम में 50 प्रश्न लगभग 4 ऑप्शन वाले यानी बहुविकल्पी होते हैं और बाकी प्रश्न ट्रू एंड फॉल्स प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 50 ट्रू फॉल्स के प्रश्न लेके आएंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो आगे अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।